मालूम कि आपका एजेंडा क्या कहता है। मेरा एजेंडा ये कहता है कि मैं जब तक इस मुल्क के अंदर हूं अपने अधिकार के लिए लड़ता रहूंगा। मैं कि जो लोग भरी महफिलों के अंदर कभी हमें निशाना बना रहे, कभी आपको निशाना बना रहे, कभी दलितों को, कभी बुद्धिस्ट को, कभी क्रिश्चियंस को, कभी मुसलमानों को, मुसलमान तो फेवरेट ही है, हमारे बगैर तो खाना ही हजम नहीं होता है जब तक हमें गालियां नहीं देंगे। और अब तो होड़ लगी हुई है, बड़ा नेता बनना है, जो ज्यादा गाली देगा तो बड़ा बनेगा। ये पैगाम देने के लिए आया हूं, ये बताने के लिए आया हूं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि ये मुल्क, ये देश मेरा है। बोलने में अगर मैं ये कहूं कि ये मुल्क मेरा भी है तो कहीं ना कहीं मैं अपनी लाचारगी दिखा रहा हूं। मैं पूरी ताकत के साथ कह रहा हूं ये मुल्क मेरा है। और वो वक्त आया है कि हम सबको ये सोचना है, ये डट के बोलना है और पूरी ताकत के साथ लड़ना है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आज इस मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं, कैसे खौफनाक हालात से हम गुजर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस हॉल के अंदर बैठे हैं हम, अगर अचानक उसकी छत गिर जाए तो हम वैसे भी मरने वाले हैं। तो अगर जीना है तो लड़ के जीना है। और मैं समझता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस से हमें एक सबक लेकर उठना चाहिए। यहां पर जब मैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन विषयों के ऊपर चर्चा होने वाली है, तो जब पढ़ रहा हूं तो पढ़ने में, बोलने में, सुनने में कितना अच्छा लगता है। सुनिए एक सब्जेक्ट क्या कहता है। अल्पसंख्यक समुदाय के संवैधानिक अधिकार और शासन प्रशासन की वर्तमान नीति। कितना अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। दूसरा सब्जेक्ट है अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले और कानूनी कार्रवाई। ये सब्जेक्ट ही गलत है। बात सिर्फ हमले तक रहनी चाहिए थी, क्योंकि कानूनी कार्रवाई तो होती ही नहीं है। अल्पसंख्यक विरोधी मीडिया प्रोपेगेंडा। जो लोग मुझे जानते हैं, सिर्फ मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से आप मुझे पहचानते हैं। मैं आपको मेरा एक तारुफ ये भी कराना चाहता हूँ। मैं 24 साल पत्रकार था। मैं 12 साल एक महाराष्ट्र के बड़े न्यूज़पेपर में एज ए जर्नलिस्ट था, और उसके बाद 12 साल में NDTV के साथ काम किया हूँ। और जब कुछ दिन पहले खबर आई कि पत्रकारिता का आखिरी जो स्तंभ बचा हुआ था, जो सही मानों में पत्रकारिता कर रहा था, वो भी अडानी साहब खरीद कर लेकर गए, तो फिर सवाल ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस मुल्क से जो हमारे एक एक पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, वो पिलर्स को या तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया जा रहा है, ख़त्म कर दिया जा रहा है। मीडिया आपने पूरा अपने हाथ में ले लिए, और लेना भी चाहिए। कोई भी होशियार बिजनेसमैन और कोई भी राजनीति में रहने वाला जिसे ये भ्रम हो चुका है कि मैं अब ऊपर हूं तो जिंदगी भर ऊपर रहूंगा, नीचे आऊंगा ही नहीं। बेसिक न्यूटन की थियरी है, एवरीथिंग दैट गोज अप हैज टू कम डाउन। और आप इस गलतफहमी के शिकार में जी रहे हैं कि अब मैं ऊपर हूं तो ऊपर ही रहूंगा। आप ऊपर है तो आप ऊपर ही रहिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, हम समझ गए, इसलिए नहीं ले रहा हूं, आप वैसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे, कि आज इस देश के अंदर जो चल रहा है, किसी ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा
कि जिनसे हम उम्मीदें करते हैं, जो पार्टीज माइनॉरिटीज के बारे में बात करती है। नहीं सर, हर जात का, हर धर्म का, हर मजहब का एमपी सत्ताधारी पक्ष के अंदर भी बैठा है, और वो उस मुकाम के ऊपर अगर गए हैं तो उनके समाज की वजह से गए हैं। और अगर वहां जाकर तुम अपने समाज को भूल जाओगे, तुम्हारे समाज के ऊपर हो रही जुल्म ज्यादतियों को भूल जाओगे, कौन आवाज उठाएगा? वजीर आजम मेरे भी है, प्राइम मिनिस्टर मेरे भी है, लेकिन मदुराई के अंदर एक हाथी मर जाता है, किसी एक मंदिर का हाथी मर जाता है, और वजीर आजम उसके बारे में ट्वीट करते हैं, तो मेरे मन में यह सवाल होता है, क्या मणिपुर में मरने वाले क्रिश्चियंस, मणिपुर में मरने वाले अगर हिंदू भाई भी है तो उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? तुम हाथी के लिए ट्वीट कर रहे हो, लेकिन एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो है, हम बटे हुए हैं, हम बटे हुए हैं। अरे एक बार एक ताकत बनकर खड़े तो रहो, एक बार बनकर खड़े तो रहो। एमपी बनना कोई आसान बात नहीं है, जिंदगी लगा देते हैं लोग। मेरे शहर से पिछले 20 सालों से लगातार शिवसेना का एमपी आता था। हम सोचते कि हम तो शिवसेना को वोट नहीं देते, हम तो कांग्रेस को देते, हम तो एनसीपी को देते, जो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी से जीत कर आती शिवसेना। एक दिन हमने कहा कि चलो यार, एक बार अपनी ताकत आजमाते हैं कि कितना है करके। मैं उतर रहा हूं मैदान के अंदर, ये समझ जाओ कि तुम्हारा वोट बेकार जाने वाला है, डालो तो सही, ऐसा डाले कि सीधा पार्लियामेंट के अंदर भिजा दिए। ये अगर हम सब कर पाए, देखिए डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर, लोकतंत्र के नाम के ऊपर सारा पावर जो है वो कहां है? आप क्या समझते हैं? अब्दुल रहमान साहब मानेंगे मेरी इस बात को, बिहार से आते हैं। मुझे मालूम है कि एक आईपीएस, एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी मेहनतें करने के बाद आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनता है। लेकिन उनका बॉस वो अनपढ़ भी रह सकता है, वो अनपढ़ भी रह सकता है, क्योंकि अगर एक प्यून की नौकरी अगर आज चाहिए तो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए, 9वीं पास होना चाहिए। लेकिन एमएलए बनना है तो आप, एमपी बनना है, कोई नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है, लेकिन नहीं बदला जाएगा, क्योंकि अगर बदल दिए तो विल्सन साहब आपको भी मालूम है 70% पार्लियामेंट खाली हो जाएगा। अगर पढ़ाई का नियम लगा दिया जाए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का नियम लगा दिया जाए, आज माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ भी हो रहा है, बिशप साहब, जब पार्लियामेंट के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन का बिल लाया गया था कि हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आ रहे हैं, तो उस वक्त मंत्री ने खड़े रहकर यह कहा था कि ये जो पैसा लाया जा रहा है, इसका पूरा मकसद जो था वो आज पिछले कई सालों से, 70 सालों से, 75 सालों से इस देश के अंदर, अगर इस देश को पढ़ाने का किसी ने काम किया है तो वो कॉन्वेंट स्कूल्स क्रिश्चियन लोगों ने किया है। लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि नहीं, वो पैसा आ रहा है तो उसका इस्तेमाल जो है वो कन्वर्जन के लिए किया जा रहा है, कन्वर्ट करने के लिए ये पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मिनिस्टर कहता है, मेरा स्पीच है उसमें पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर मैं खड़े रहकर ये कहा था कि मैं कॉन्वेंट स्कूल होली क्रॉस इंग्लिश हाई स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा हूं कि किसी स्कूल में आपने कन्वर्जन का काम किया है, किसी को कन्वर्ट करने का काम किया है करके। लेकिन बिल लाया गया
सिर्फ इसी मकसद, इसी इरादे से कि कॉन्वेंट स्कूल्स को कैसे हम परेशान किया जाए, क्रिश्चियन कम्युनिटी को कैसा परेशान किया जाए। मैं खुद अपने शहर के अंदर देखता हूं, जो लोग भरी महफिलों के अंदर कभी हमें निशाना बना रहे, कभी आपको निशाना बना रहे, कभी दलितों को, कभी बुद्धिस्ट को, कभी क्रिश्चियंस को, कभी मुसलमानों को। मुसलमान तो फेवरेट ही है, हमारे बगैर तो खाना ही हजम नहीं होता है जब तक हमें गालियां नहीं देंगे। और अब तो होड़ लगी हुई है, बड़ा नेता बनना है, जो ज्यादा गाली देगा तो बड़ा बनेगा। अब ऐसे हालात के अंदर हमने खामोश बैठना, हमने सुनना, हमने बर्दाश्त करना या हमने लड़ना। मुझे नहीं मालूम कि आपका एजेंडा क्या कहता है। मेरा एजेंडा ये कहता है कि मैं जब तक इस मुल्क के अंदर हूं अपने अधिकार के लिए लड़ता रहूंगा, मैं आवाज उठाता रहूंगा, क्योंकि कुछ नहीं भी करके अगर वो चाहे तो कुछ भी केस बना सकते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर क्यों नहीं हम लड़े। आज अफसोस इस बात का है, 2014 के बाद देखिए सियासत अपना रंग, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से। मैं एक बात बहुत ही संजीदगी के साथ ये कहना चाहता हूँ और बड़े दिल से ये कहना चाहता हूँ कि कभी ना कभी तो ये सरकार हटेगी, कभी ना कभी तो ये जुल्म और सितम के जो बादल हैं वो छटेंगे। एक दौर था जब निचला तबका जो था, जो अनएजुकेटेड लोग थे, जो इलिटरेट थे, झोपड़पट्टियों में रहते थे, पहले सिर्फ भड़काने का काम उन्हें किया जाता था कि ये नीचे के तबके के लोगों को भड़का दो। एजुकेटेड क्लास इसका शिकार कभी नहीं हुआ था। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एजुकेटेड क्लास का जो रवैया है, आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर कैसा भरा पड़ा रहता है। आप जरा सा आजमा लीजिएगा, नहीं आजमाए होंगे तो सिर्फ आज डाल दीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर कि नहीं, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग शुड बी इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द स्पीकर। देख लीजिएगा एजुकेटेड क्लास का कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई लॉजिकल बात नहीं, बस भक्ति के अंदर इतने चूर हो चुके हैं कि कोई कुछ नहीं कहना। हमारे आका को, हमारे साहब को, हमारे देव को कोई कुछ नहीं कहना। कब तक हम लोग सुनते रहेंगे? ये सियासी जलसा नहीं है, वरना सियासी जलसों के अंदर मैं ये कहता हूं कि 75 साल तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुमको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आज मैं जो हालात देखता हूं, मॉब लिंचिंग की घटनाओं के ऊपर, क्या मुझे नहीं लगता है, क्या आपको नहीं लगता है कि किसी बेकसूर एक इंसान को पकड़ के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है? कभी ये कहा जा रहा है कि तुम ये पहनोगे नहीं, तुम हिजाब पहनोगे नहीं, तुम बुर्का पहनोगे नहीं, तुम्हारे फ्रिज के अंदर क्या है, तुम कौन सा गोश्त खाओगे नहीं खाओगे, तुम क्या पहनोगे, तुम क्या बोलोगे। तो आज आपके हर चीज के ऊपर रोक लगाई जा रही है। वो तय करेंगे कि आपने क्या बोलना है, आपने क्या पहनना है, आपने क्या खाना है।